दोस्तों, हमारे सौर मंडल में एक सूरज, 8 ग्रह और उनके छोटे छोटे चंद्रमा हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके परे क्या है? दोस्तों, गैस जायंट नेपच्यून से आगे बर्फीले पिंडों से भरा अंतरिक्ष का एक क्षेत्र है। इसे काइपर बेल्ट के रूप में जाना जाता है। इस ठंडे और चौड़े क्षेत्र में प्रारंभिक सौर मंडल के खरबों अवशेष हैं। 1943 में एस्ट्रोनॉमर केनिथ एडवर्ड ने सुझाव दिया कि धूमकेतु और दूसरे बड़े पिंड नेपच्यून से आगे मौजूद हो सकते हैं, और 1951 में एस्ट्रोनॉमर जेरार्ड क्यूपर ने सौरमंडल के सबसे दूर किनारे पर बर्फीले पिंडों की एक बेल्ट के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। आज इस भविष्यवाणी की गई रिंगों को काइपर बेल्ट या एडवर्ड काइपर बेल्ट के रूप में जाना जाता है। अपने विशाल आकार के बावजूद 1992 तक एस्ट्रोनॉमर डेव ज्विट एंड जेन लू द्वारा काइपर बेल्ट की खोज नहीं हो पाई थी। नासा के अनुसार ये दोनों एस्ट्रोनॉमर्स 1987 से नेपच्यून से आगे मंद वस्तुओं की तलाश में आकाशगंगा को स्कैन कर रहे थे। उन्हें मिलने वाली पहली वस्तु को स्माइली नाम दिया, लेकिन बाद में इसे 1992 QB1 नाम दिया गया। तब से एस्ट्रोनॉमर्स ने इस क्षेत्र के भीतर कई पेचीदा काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स और संभावित ग्रहों की खोज की। नासा का न्यू होराइजन मिशन पहले से छिपे हुए ग्रहों और वस्तुओं को उजागर कर रहा है, जिससे वैज्ञानिकों को इस यूनिक सोलर सिस्टम के अवशेष के बारे में अधिक जानने में मदद मिलती है। दोस्तों, जब सौरमंडल का निर्माण हुआ तो अधिकांश गैस, धूल और चट्टानों ने मिलकर सूर्य और ग्रहों का निर्माण किया। तब ग्रहों के शेष बचे अधिकांश मलबे को सूर्य में या सौरमंडल के किनारे पर स्थित वस्तुएं जुपिटर जैसे बड़े ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए काफी दूर थीं, और इसलिए वो अपने स्थान पर रहने में कामयाब रहे, क्योंकि वो धीरे धीरे सूर्य की परिक्रमा कर रहे थे। काइपर बेल्ट का सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला खंड पृथ्वी से सूर्य की दूरी के 42 से 48 गुना के बीच है। इस क्षेत्र में वस्तुओं की कक्षा अधिकांश भाग के लिए स्थिर रहती है। हालांकि कुछ वस्तुओं का कभी कभी अपना ऑर्बिट बदल जाता है जब वो नेपच्यून के बहुत करीब चले जाते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 100 किलोमीटर से अधिक व्यास वाले हजारों पिंड इस बेल्ट के भीतर सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। साथ ही खरबों छोटी ऑब्जेक्ट्स भी हैं। इस क्षेत्र में कई डॉर्फ प्लैनेट्स भी शामिल हैं। ये गोलाकार दुनियाएं इतनी बड़ी हैं कि इसे एस्टेरॉइड्स भी नहीं माना जा सकता, लेकिन ये इतने भी बड़ी नहीं है कि इन्हें ग्रहों के रूप में क्वालिफाई किया जा सके। प्लूटो पहला काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट था। हालांकि उस समय के वैज्ञानिक इसे तब तक नहीं जानते थे जब तक कि अन्य काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स की खोज नहीं हुई थी। एक बार जब ज्विट और लू ने काइपर बेल्ट की खोज की तो एस्ट्रोनॉमर्स ने जल्द ही देखा कि नेपच्यून से परे का क्षेत्र बर्फीले चट्टानों और छोटी दुनियाओं से भरा था। सेडना एक काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट है जो प्लूटो के आकार का लगभग 3/4 है। इसे 2004 में खोजा गया था। यह सूर्य से इतना दूर है कि एक ऑर्बिट बनाने में इसे लगभग 10,500 साल लगते हैं। सेडना लगभग 1770 किलोमीटर चौड़ा है और सूर्य को एक एसेंट्रिक ऑर्बिट में घेरता है जो 12.9 बिलियन किलोमीटर और 135 बिलियन किलोमीटर के बीच है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक एस्ट्रोनॉमर माइक ब्राउन ने कहा कि उस दूरी से सूरज इतना छोटा दिखाई देता है कि आप इसे पिन के सिरे से पूरी तरह से ब्लॉक कर सकते हैं। जुलाई 2005 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एरिस की खोज की, एक काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट जो प्लूटो से थोड़ा छोटा है। एरिस हर 580 सालों में लगभग एक बार सूर्य की परिक्रमा करता है, जो पृथ्वी की तुलना में सूर्य से लगभग 100 गुना अधिक दूरी तय करता है। इसकी खोज से एस्ट्रोनॉमर्स को प्लूटो को पूर्ण पैमाने पर ग्रह के रूप में वर्गीकृत करने की समस्या का पता चला। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की 2006 की डेफिनेशन के अनुसार एक ग्रह को इतना बड़ा होना चाहिए कि वह अपने आस पड़ोस के मलबों को साफ कर सके। काइपर बेल्ट से घिरे प्लूटो और एरिस ऐसा करने में स्पष्ट रूप से फेल रहे थे। नतीजन 2006 में प्लूटो, एरिस और सबसे बड़े एस्टेरॉइड सेरेस को IAU द्वारा डॉर्फ प्लैनेट के रूप में कैटेगराइज किया गया था। 2008 में काइपर बेल्ट में 2 डॉर्फ प्लैनेट्स हाउमिया और मेकमेक की खोज की गई थी। तो दोस्तों, क्या आज से पहले आपने कभी काइपर बेल्ट के बारे में पढ़ा या सुना था? हमें कमेंट करके बताइए। तो यहीं पर हम अपनी वीडियो को फोल्ड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए।